अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम निबोश आईजीसी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि निबोश आईजीसी है क्या। निबोश बेसिकली यूके की एक बॉडी है, यूके का एक बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और हमें सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। निबोश बेसिकली एब्रीविएशन है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड IGC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट। निबोश IGC बेसिकली लेवल 3 की क्वालिफिकेशन है। इसमें 2 यूनिट होते हैं, एक है IG1 और एक है IG2। IG1 का पेपर होता है और IG2 की रिपोर्ट होती है। पेपर में 100 में से आपने 45 मार्क्स लेने होंगे, जबकि रिपोर्ट की कोई मार्किंग नहीं होती, उसमें आपको ग्रेड मिलता है पास या फेल का। जो आपका पेपर होगा IG1 का, उसमें बेसिकली 4 एलिमेंट में से पेपर आएगा। आज हम एलिमेंट नंबर 1 अपना स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट 1 हमारा है वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। हम वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करते हैं? सबसे पहले इट इज़ मोरल लीगल ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। जो कंपनी का मालिक है उसकी मोरल ड्यूटी है, उसका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है अपने लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करे। फिर उसकी लीगल ड्यूटी है, कानूनी तौर पे उसकी ड्यूटी है कि वो अपने लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करे। अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी अपने लोगों को प्रोवाइड नहीं करता तो फिनेंशियली तौर पे उसकी कंपनी खसारे में जाएगी। फिर उसको कास्ट बर्दाश्त करना पड़ेगी, जैसा कि डायरेक्ट कास्ट या इनडायरेक्ट कास्ट। एलिमेंट 1 अपना हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 1, ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले इस चैप्टर में हम मोरल सोशल फाइनेंशियल रीजंस पढ़ेंगे फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो कंट्रैक्टर सेलेक्ट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट 1.1 हमारा है मोरल्स एंड मनी। ये हमारे पास है की टर्म्स हैं, जैसा कि हेल्थ है, सेफ्टी है, वेलफेयर। हेल्थ क्या होती है हमारे पास? बेसिकली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इल हेल्थ, मीन्स के बीमारियों की गैर मौजूदगी। अगर बीमारियां नहीं होंगी तो हम क्या होंगे? हेल्थी होंगे, सेहतमंद होंगे। फिर हमारे पास आती है सेफ्टी। सेफ्टी क्या है हमारे पास? एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी। रिस्क की गैर मौजूदगी, रिस्क नहीं होगी तो फिर कोई सीरियस पर्सनल इंजरी नहीं होगी, हम क्या होंगे? महफूज होंगे खतरात से। फिर हमारे पास वेलफेयर है। वेलफेयर क्या है? एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज। जो कंपनी बेसिक सहूलियात प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को, उसे वेलफेयर कहते हैं। जैसे कि पीने का ठंडा पानी, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? वेलफेयर में आ जाती हैं। ग्रुप एक्सरसाइज, वाई माइट द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट कंसीडर हेल्थ एंड सेफ्टी टू बी प्रायोरिटी। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी क्यों नहीं देती? वो हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों नहीं मैनेज करते? सबसे पहले उनको अपनी मोरल लीगल ड्यूटीज़ का ही नहीं पता। वो अपने लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि हमारी मोरल ड्यूटीज़ क्या है, लीगल ड्यूटीज़ क्या है। उनके पास हो सकता है जो मैनेजमेंट है वो इनकम्पिटेंट हो, उनको सेफ्टी के बारे में पता ही ना हो, और वो सेफ्टी को बिजनेस पे कास्ट समझते हैं। जाहिर बात है, हम अगर सेफ्टी मैनेज करेंगे तो इस पर पैसा लगेगा, तो वो इसको कास्ट समझते हैं बिजनेस पे। उनका काम एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। इसमें बहुत सारी रीजन आ सकती हैं। ये बेसिक रीजन थी जो मैंने आपको बता दी हैं। मॉरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। मॉरल रीजन कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं? ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के अदादोशुमार के मुताबिक ओवर 3,50,000 वर्क रिलेटेड फताल एक्सीडेंट ईच ईयर। सालाना 3,50,000 वर्क रिलेटेड जानलेवा हादसात होते हैं और 2.75 मिलियन वर्क रिलेटेड फैटिलिटीज ईच ईयर। 2.75 मिलियन अमवात होती हैं ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड 2.4 मिलियन फैटिलिटीज फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। जो डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उससे 2.4 मिलियन लोग मरते हैं और 270 मिलियन एक्सीडेंट एंड 160 मिलियन डिजीजेस आ ईयर ड्यू टू वर्क। 270 मिलियन एक्सीडेंट होते हैं और 160 मिलियन डिजीजेस ड्यू टू वर्क, जिसकी वजह से क्या होता है? 4% ऑफ ग्लोबल GDP इज़ इन लॉस, जिसकी वजह से दुनिया का जो GDP है उसका 4% लॉस में जाता है। ये मॉरली सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इखलाकी तौर पे जितने लोग मरते हैं हादसात से,
ये मोरली एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इस वजह से ये हमें यहाँ पे उजागर कर रहे हैं कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। सो ताकि ये हादसा कम से कम हों। सो ग्रुप एक्सरसाइज में है कि एक एम्प्लॉय है, एक कंपनी का मुलाजम है, वो वर्क प्लेस पे इंजर्ड हो गया है ड्यू टू एक्सीडेंट। सो इस एक्सीडेंट का जो एम्प्लॉय है उस पर क्या असर पड़ेगा, जो इंजर्ड एम्प्लॉय है, फिर कंपनी पे इस एक्सीडेंट का क्या असर पड़ेगा, फिर लाइन मैनेजर पे। सो सबसे पहले इंजर्ड एम्प्लॉय, जाहिर बात है इंजर्ड एम्प्लॉय जो होगा वो पेन में होगा, सफरिंग में होगा, तकलीफ में होगा। फिर क्या होगा, जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर उसकी इस हादसे की वजह से इसकी फैमिली पे असर पड़ेगा इस हादसे की वजह से, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। जब वो इंजर्ड होगा तो फिर उसको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, तो जिसका ऑन गोइंग इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उसकी फैमिली पे पड़ेगा। फिर कंपनी पे क्या असर पड़ेगा इस हादसे का, सबसे पहले पेमेंट ऑफ सिक पे। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो सिक पे वगैरह देती हैं, तो कंपनी को सिक पे देना पड़ेगी, कंपनी को ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट कास्ट फॉर रिप्लेसमेंट, अगर बंदा ज़्यादा इंजर्ड हो गया उसकी रिप्लेसमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करना पड़ेगी, नए बंदे भर्ती करना पड़ेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगी। हो सकता है कंपनी को फाइन हो जाए, प्रोसिक्यूशन वगैरह हो जाए। फिर लाइन मैनेजर का, इस हादसे का लाइन मैनेजर पे क्या असर पड़ेगा, लाइन मैनेजर पे ये असर पड़ेगा उसकी टीम में से एक स्किल्ड बंदे की कमी हो जाएगी। फिर जो मैनेजर है फिर उसने दोबारा चीज़ें सारी मैनेज करनी है, फिर उसने ऐड वगैरह देनी है ताकि वो नया बंदा रिप्लेसमेंट कर सके, नया बंदा हायर कर सके। फिर मैनेजर ने ओवर टाइम लगवाना है उसकी कमी पूरी करने के लिए मुख्तलिफ शिफ्ट्स में। सो फाइनेंशियल रीज़न फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, फाइनेंशियल रीजन कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। जब भी कोई हादसा होता है तो हमें कास्ट बर्दाश्त करना पड़ती है, क्योंकि हादसे की वजह से नुकसान होता है। सो फाइनेंशियल रीजन क्या क्या हो सकती हैं। सो जब भी हादसा होता है तो हमें दो किस्म की कास्ट बर्दाश्त करना पड़ती है, एक है डायरेक्ट कास्ट और एक है इनडायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट क्या होती है, मेयरेबल कास्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट। ये मेयरेबल कास्ट होती है, इसका ताल्लुक डायरेक्टली हादसे के साथ होता है। और इनडायरेक्ट कास्ट अराइजेज एज कंसिक्वेंस ऑफ द इवेंट बट मे नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व मनी, ऑफन डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई। जो इनडायरेक्ट कास्ट होती है वो हादसे की वजह से, हादसे के नतीजे में जो हमें कास्ट बर्दाश्त करना पड़ती है वो इनडायरेक्ट में आती है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि डायरेक्ट कास्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कास्ट क्या होती है। डायरेक्ट कास्ट में जिस तरह कंपनी को फाइन्स हो गए हैं, क्रिमिनल कोर्ट में कंपनी को फाइन्स हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन हो गया है, कंपनी के खिलाफ मुकदमा हो गया, तो वो किस में आएगा, डायरेक्ट कास्ट में आएगा। कंपनी ने ओवर टाइम लगवाना है इंजर्ड वर्कर की जगह पे, वो भी किस में आएगा, डायरेक्ट कास्ट में आएगा। कंपनी जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी, मेडिकल कास्ट होगी, वो भी सारी डायरेक्ट कास्ट में आएगी। कंपनी की बिल्डिंग डैमेज होगी या इक्विपमेंट डैमेज हो गए हैं, उनको रिप्लेस करना है, उनको रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कास्ट में आएंगी। फिर इनडायरेक्ट कास्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जिस तरह कंपनी की इस हादसे की वजह से फेस वैल्यू डाउन होगी, रेपुटेशन डाउन होगी, कंपनी को नए बंदे हायर करना पड़ेगी, उनको फिर ट्रेनिंग देना पड़ेगी, और जो कस्टमर की गुड विल्स हैं, जो कस्टमर के ऑर्डर हैं, वो कंपनी पूरे नहीं कर पाएगी हादसे की वजह से। वो सारी चीज़ें इनडायरेक्ट कास्ट में आती हैं। सो ये जो कास्ट होती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कास्ट, इसमें से कुछ इंश्योर्ड कास्ट होती हैं, कुछ अनइंश्योर्ड कास्ट होती हैं। इंश्योर्ड कास्ट कौन सी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं। अनइंश्योर्ड कास्ट वो होती है जो इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं करती। जिस तरह के कंपनी की कोई भी चीज़ फायर की वजह से डैमेज हो जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनीज पे करेंगी, या वर्कर की इंजरी हो जाए या वर्कर की डेथ हो जाए वो भी इंश्योरेंस कंपनीज पे करेंगी, या फिर मेडिकल कास्ट जो होती है वो भी इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं। अनइंश्योर्ड कास्ट वो होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं करती। जिस तरह के हादसे की वजह से कंपनी का रॉ मटेरियल ज़ाया हो गया है, या सिक पे हो गई, ओवर टाइम हो गया, इक्विपमेंट को रिपेयर करवाना है, या लॉस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अनइंश्योर्ड कास्ट में आ जाती हैं। सो एलिमेंट 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो व्हाट आर दी 3 मेन रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। हम हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैनेज करते हैं उसकी 3 कौन सी मेन रीजंस हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक है मोरल, एक है लीगल, एक है फिनेंशियल। ये मोरल ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, फिर लीगल ड्यूटी है, अगर वो इस तरह नहीं करता तो फिर उसकी कंपनी में हादसात होंगे, तो फिर फिनेंशियली कंपनी उसकी खसारे में जाएगी, उसको कास्ट बर्दाश्त करना पड़ेगी, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, व्हाट शुड एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी। एम्प्लॉयर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करे टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी।
सबसे पहले सेफ प्लेस ऑफ वर्क दे, फिर सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, फिर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क दे, फिर ट्रेनिंग दे, सुपरविजन दे एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ, अपने स्टाफ को कॉम्पिटेंट बनाए। सो एलिमेंट 1.1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एलिमेंट 1.1 में हमने मॉरल और फिनेंशियल रीजंस के बारे में पढ़ा था, और अभी एलिमेंट 1.2 में हम लीगल रीजंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। सो लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। मोस्ट कंट्रीज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, बहुत सारे कंट्रीज के अपने हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं, कानून हैं। फेलियर टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड्स कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन। अगर वो मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स हम इम्प्लीमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है, मुकदमा हो सकता है। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO क्या चीज़ है? एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर, बहुत सारी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, ये हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं बाय पब्लिशिंग कन्वेंशन, रिकमेंडेशन, कन्वेंशंस के थ्रू और रिकमेंडेशन के थ्रू। सो कन्वेंशन हमारे पास क्या होता है? कन्वेंशन कहते हैं बेसिकली इज्तिमा को, मीन्स के कन्वेंशन में जो भी ILO के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाता है। फिर कन्वेंशन में बताया जाता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये आप लाजमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें फॉर इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। सो कन्वेंशन क्या है? बेसिकली क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। बाइंडिंग ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि हमें पाबंद करते हैं और पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोविजन, कि जो भी कन्वेंशन में चीज़ें बताई गई हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाजमी इम्प्लीमेंट करें। सो नो लीगल अथॉरिटी, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती कन्वेंशन की, अनलेस जब तक रेटिफाइड बाय द मेंबर स्टेट इन टू इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर, जब तक जो भी मेंबर है ILO का वो अपने लीगल स्ट्रक्चर में कन्वेंशन को शामिल कर ले। सो जब वो अपने लीगल स्ट्रक्चर में शामिल करेंगे तो कन्वेंशन की लीगल अथॉरिटी होगी। अगर वो इसको अपने लीगल स्ट्रक्चर में शामिल नहीं करते तो कन्वेंशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फिर हमारे पास रिकमेंडेशन आ जाती हैं कि वो हमें रिकमेंड करते हैं ये चीज़ें आप लाजमी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें फॉर इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। सो रिकमेंडेशन हमें प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिसेस, हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है, रहनुमाई प्रोवाइड करती है पॉलिसी पे, लेजिस्लेशन कहते हैं कानून पे, और फिर प्रैक्टिसेस जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी उस पर हमें ये रहनुमाई प्रोवाइड करती है। सो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C155, C स्टैंड फॉर कन्वेंशन। कन्वेंशन 155 जो हुई थी उसमें क्या चीज़ें बताई गई थी? ए गोल सेटिंग पॉलिसी फॉर कंपनीज एंड नेशन, उसमें पॉलिसी के बारे में बताया गया था कि मुख्तलिफ कंपनीज अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट करें। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981 R164, जो रिकमेंडेशन थी 1981 में पेश की गई R164, उसमें क्या बताया गया था? सप्लीमेंट C155 एंड गिव्स मोर गाइडेंस ऑन हाउ टू कंप्लाई विद इट्स पॉलिसी। ये में C155 के बारे में और ज़्यादा गाइडेंस, रहनुमाई प्रोवाइड करती है। रिकमेंडेशन 1981 हमें और ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि हम पॉलिसी के साथ किस तरह कंप्लाई करें। सो आर्टिकल 16 ऑफ कन्वेंशन 155, कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के मुख्तलिफ आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 16। तो जो आर्टिकल 16 है उसमें एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, जो कंपनी का मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सो जो कंपनी का मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं जो कन्वेंशन C155 में बताई गई थी। सो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इंश्योर दैट वर्क प्लेस मशीनरी, इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। मीन्स के वर्क प्लेस मशीनरी, इक्विपमेंट, वर्क प्रोसेस बिल्कुल सेफ हों विदाउट रिस्क टू हेल्थ, ये एम्प्लॉयर ने इंश्योर करना है। फिर एम्प्लॉयर ने इंश्योर करना है उसकी इंडस्ट्री में जो भी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस यूज़ हो रहा है वो क्या हो? विदाउट रिस्क टू हेल्थ, उसका हेल्थ पे कोई उसका असर ना हो। व्हेन प्रोटेक्टिव मेयर हैव बीन टेकन, जब प्रोटेक्टिव मेयर वो हम लें। सो प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये है कि प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग प्रोवाइड करे, रिस्क से बचने के लिए जो भी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होती है वो प्रोवाइड करे अपने लोगों को। सो
Everybody is responsible for health and safety, but most of the responsibility lies with the employer to provide safe place of work, safe plant and equipment, safe system of work, training, supervision and competency of staff. जो हेल्थ एंड सेफ्टी है ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे जो हैं सारे जिम्मेदार हैं कि सेफली इंडस्ट्री में काम करें, बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है कि वो इंश्योर करे कि जो भी वर्क है वो क्या हो, सेफ प्लेस ऑफ वर्क हो, सेफ प्लांट हो और इक्विपमेंट हो, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हो और अपने लोगों को ट्रेनिंग दे, सुपरविजन दे और अपने लोगों को कॉम्पिटेंट बनाए। सो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रिकमेंड हमें की गई थी R164, जो हमें रिकमेंड किया गया था कि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आर्टिकल 10 में। सो वो क्या हैं? प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस मशीनरी एंड इक्विपमेंट। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वर्क प्लेस प्रोवाइड करे, मशीनरी प्रोवाइड करे एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करे एंड यूज़ वर्किंग मेथड दैट आर सेफ, और वर्किंग मेथड वो इस्तेमाल हों जो बिल्कुल सेफ हों, जिनमें कोई रिस्क ना हो। फिर अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे, ट्रेनिंग दे, सुपरविजन दे रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट सारी चीज़ें अरेंज करे रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, किसके मुताबिक? साइज ऑफ अंडरटेकिंग, जितने उसकी इंडस्ट्री में लोग हैं उनके मुताबिक सारी अरेंजमेंट्स करे। फिर अपने लोगों को पीपीस प्रोवाइड करे। पीपीस कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिस तरह हेलमेट, टोपी, ग्लव्स, ये सारे क्या चीज़ें हैं? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग विदाउट चार्ज टू वर्कर, फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करे। ये नहीं उन लोग अपने लोगों को पीपीस प्रोवाइड करें और उनसे पैसे लेने लग जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करे। फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इंश्योर करे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग आवर हैं और रेस्ट ब्रेक जो हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्ट ना करें। फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है टेक रीजनेबल प्रैक्टिकल मेयर्स विद व्यू टू एलिमिनेटेड एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल फटीग। लोगों की जो फिजिकल और मेंटल फटीग है, उकताहट का शिकार हो जाते हैं, उसको प्रैक्टिकली रिमूव करे, प्रैक्टिकल मेयर्स ले। फिर एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है एम्प्लॉयर की कीप अप टू डेट विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद अबव। जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज है उसके साथ अप टू डेट रहे ऊपर वाली चीज़ों को पूरा करने के लिए। जो कंपनी के वर्कर्स हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स क्या हैं? जो कन्वेंशन C155 उसका जो आर्टिकल 19 है उसमें वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स लिखे हुए हैं। वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर पीपल। अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और दूसरे लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखें। कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। जो भी एम्प्लॉयर ने, जो भी कंपनी ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं, प्रोसीजर प्रोवाइड किए हैं, उनके साथ कंप्लाई करे, उनको फॉलो करे। यूज़ ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली। जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं वो प्रॉपरली यूज़ करे। रिपोर्ट एनी सिचुएशन दैट दे बिलीव कुड बी हैजर्ड एंड विच दे कैन नॉट देमसेल्फ करेक्ट। और कोई भी सिचुएशन वो समझते हैं कि ये हैजर्ड है, वो उसको करेक्ट नहीं कर सकते, वो ऊपर जो भी टॉप मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट करे। एंड फिर रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, इल हेल्थ। वर्क प्लेस पे कोई भी हादसा हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है या नियर मिस हो जाती है, कोई इल हेल्थ कोई केस आ जाता है, उसको रिपोर्ट करे। फिर आर्टिकल 19 जो है अब C155 स्टेट दैट एवरी वर्कर मस्ट बी। ये आर्टिकल 19 में जो राइट्स लिखे हुए हैं वर्कर्स के, जो राइट्स हैं, जो उनका हक है वो क्या है? गिव एडुकेट इंफॉर्मेशन ऑन एक्शन द एम्प्लॉयर हैज़ टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ। मीन्स के जो कंपनी का मालिक है उसने जो भी एक्शन लिए हुए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, उस पे जो भी कंपनी का वर्कर है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। फिर उनको नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर उनके साथ कंसल्ट किया जाए कंसल्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड टू देयर वर्क। मतलब जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के मैटर्स हैं, मामलात हैं, उनमें जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनके साथ कंसल्ट किया जाए, उनसे मशवरा लिया जाए। देन गिवन द राइट टू लीव अ वर्क प्लेस दैट हैज़ रीजन टू थिंक प्रेजेंट इमिनिएंट एंड सीरियस डेंजर टू हिज लाइफ और हेल्थ एंड नॉट बी कंपेल्ड टू रिटर्न अनटिल इट इज सेफ। फिर उनको ये हक होना चाहिए कि अगर वो वर्क प्लेस पे समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ये खतरा है, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो वर्क प्लेस को छोड़ सकते हैं और उनकी ज़िंदगी को खतरा है, उस वक्त तक वर्क प्लेस पे वापस ना आए जब तक वर्क प्लेस बिल्कुल सेफ ना हो जाए। रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या होती हैं? जो इंडस्ट्रीज़ को इन्फोर्स करती हैं कि आप
हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करें। सो नो हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड, इसका कोई एक जैसा ग्लोबली पूरी दुनिया में कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जैसा कि हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी एक होती है, एक फायर अथॉरिटी वाले होते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनीज वाले होते हैं। सो कुछ कंट्रीज़ में जो पुलिस होती है वो भी एज आ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कर रही होती है, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज इम्प्लीमेंट करवाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हर मामलात में पुलिस घुसी होती है, इसी तरह जो पुलिस है ये भी मोस्ट कंट्रीज़ में एज आ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कर रही होती है। सो कंसीक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कंसीक्वेंस कहते हैं नतीजा ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? सो ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इज यूजुअली अ क्रिमिनल ऑफेंस लीडिंग टू, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज कानून तोड़ेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये क्या एक मुजरमाना हरकत है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके खिलाफ इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है। इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज होती हैं वो आपके खिलाफ इन्फोर्समेंट एक्शन ले सकते हैं। इन्फोर्समेंट एक्शन में वो आपको पहले इन्फोर्स करेंगे कि आप इम्प्रूवमेंट लाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये लॉज, ये स्टैंडर्ड्स लाजमी इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप ये लॉज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये चीज़ें इंप्रूव नहीं करेंगे, तो सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए क्या है, प्रोहिबिशन, ममनू करार दे दी जाएंगी। अगर आप ये इंप्रूव करेंगे तो ये आप काम कर सकते हैं, अगर इंप्रूव नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए चीज़ ममनू है। फिर जो दूसरा एक्शन होता है वो क्या है, प्रोसिक्यूशन। अगर वो इंप्रूवमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाते तो फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कोर्ट में। तो फिर उसमें मुकदमे में क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइंड, ऑर्गेनाइजेशन को फाइन हो सकता है, या इंडिविजुअल में भी फाइंड और इम्प्रिजन्ड। यहाँ कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO है या मैनेजर है कोई भी, उसको फाइन हो सकता है और इम्प्रिजन्ड या उसको कैद हो सकती है। सो अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आईलो के अलावा और कौन से दूसरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं? एक है हमारे पास आइजो, ये आपने सुना होगा आइजो के बारे में। आइजो क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ये दुनिया के सबसे बड़े डेवलपर हैं जो कि मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं। जिस तरह कि आपने सुना होगा आइजो 9001, आइजो 14001, आइजो 12100। जो आइजो 9001 है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में है, फिर आइजो 14001 जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में है, फिर आइजो 12100 सेफ्टी ऑफ मशीन्स के बारे में है। दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट लॉ, दे आर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये लॉ नहीं है, ये गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। सो internationally recognized standard for occupational health and safety is currently ISO 45001। इंटरनेशनली जो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो अभी ISO 45001 यूज़ हो रहा है, जो कि कंपेटेबल विद ISO 9001 एंड ISO 14001, जो कि ISO 9001 और ISO 14001 के साथ कंपेटेबल है, मिलता जुलता है। सो ये मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ से आप हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड डाटा ले सकते हैं, जिस तरह की हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव UK की एक वेबसाइट है, फिर USA की या www.osha.gov। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो ये पीछे हम पढ़ के आए एक डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट के बारे में, कि एक एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया वर्क प्लेस पे, उसके वजह से डायरेक्ट कास्ट कौन सी होगी और इनडायरेक्ट कास्ट कौन सी होगी। डायरेक्ट कास्ट में कंपनी को फाइन हो सकता है, कंपनी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है, या कंपनी को जो फर्स्ट एड देनी है इंजर्ड वर्कर को, मेडिकल कास्ट वगैरह, वो सारी डायरेक्ट कास्ट में आएगी। इनडायरेक्ट कास्ट में क्या आएगा, कंपनी की फेस वैल्यू डाउन हो सकती है, रेपुटेशन डाउन हो सकती है, कंपनी ने जो कस्टमर्स के ऑर्डर पूरे करने थे वो नहीं पूरे होंगे। सो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इनडायरेक्ट कास्ट में। सो एलिमेंट 1.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो ये ग्रुप एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, वही जो चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वही सारी चीज़ें ग्रुप एक्सरसाइज में है। सो एलिमेंट 3 हमारे पास क्या है, हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन क्या ऑर्गेनाइजेशन में करता है, किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हमने पढ़ दी है। सो एम्प्लॉयर पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कि सेफ प्लेस ऑफ वर्क दे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क दे, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बार बार रिपीट हो रही हैं। एम्प्लॉयर बेसिकली होता क्या है, जो लोगों को एम्प्लॉइज़ करता है, जो लोगों को अपने पास मुलाजम रखता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के लिए। जहाँ कंपनी का जो CEO होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसे भी हम एम्प्लॉयर बोल सकते हैं। सो एम्प्लॉयर को हम कॉरपोरेट बॉडी भी कहते हैं और इन्हें लीगल पर्सन भी हम कहते हैं।
सो फिर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपीट हो रही हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं आईलो कन्वेंशन C155 में और आईलो रिकमेंडेशन R164 में कि कोई भी वर्क प्लेस हो, इक्विपमेंट हो, मशीनरी हो, बिल्कुल क्या हो, सेफ हो, फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क हो। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बार बार रिपीट हो रही हैं। सो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयर कैरीज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट वर्क प्लेस इज सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। जो भी वर्क प्लेस है वो फ्री ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क हो, और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंश्योर करे सेफ्टी ऑफ वर्कर, अपने लोगों की सेफ्टी इंश्योर करे और दूसरे लोग जो उसकी कंपनी में हैं जिस तरह के विजिटर्स होते हैं या कंट्रैक्टर्स। सो डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? डायरेक्टर लफ्ज़ निकला है डायरेक्शन से। सो डायरेक्टर का काम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को उसकी डायरेक्शन देना, सिमत देना, ऑर्गेनाइजेशन की तरजीहात, ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, सारी प्रायोरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की सेट करना। फिर अलोकेट रिसोर्सेज जो है, जो कंपनी का बजट है उसको बांटना, अलोकेट करना और कम्पिटेंट बंदे अपॉइंट करना। अलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटना मुख्तलिफ ग्रुप्स में, टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट। एंड जो मेन डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी लीगल कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी पूरी हो रही हैं। ये जो डायरेक्टर होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ये किस में आते हैं? टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। और फिर मिडिल मैनेजमेंट आती है जिसमें सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स आते हैं। फिर नीचे बॉटम मैनेजमेंट होती है जिसमें वर्कर लेबर्स सारे आ जाते हैं। सो डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स कैन हैव इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ओवर देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रायोरिटीज़। जो डायरेक्टर्स होते हैं और सीनियर मैनेजर होते हैं इनका बहुत गहरा असर होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरजीहात सेट करने में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने में। द वे दे आर परसीव्ड बाय दोज लोअर इन द मैनेजमेंट हायरार्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हायरार्की क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप एक मतलब एक ढांचा बन जाना, जिस तरह टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नीचे जो मैनेजमेंट में है वो डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर की जो भी मतलब वो कमिटमेंट शो कर रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, लीडरशिप शो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बहुत चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं और सुपरवाइजर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? मिडिल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशनल रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद द ऑपरेशन अंडर द देयर कंट्रोल। जो मिडिल मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, जो भी एक्टिविटी, जो भी ऑपरेशन उनके अंडर होता है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो डे टू डे जो भी ऑपरेशनल रनिंग हो रही है उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास आया था शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस। मीन के कोई एक प्रीमिसेस है, एक आता है या एक बिल्डिंग है, उसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर होंगे, अगर एक एम्प्लॉयर गलती करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट दूसरे एम्प्लॉयर पे पड़ेगा। तो फिर अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हों एक कंपनी में तो फिर उनको क्या करना चाहिए? आईलो कन्वेंशन C155 आर्टिकल 17, आईलो रिकमेंडेशन R164, रिकमेंडेशन आर्टिकल 11 में ये चीज़ें सारी बताएगी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एक कंपनी में एम्प्लॉयर हो तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? फिर उनको जो भी प्रोसीजर हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जिस तरह के फायर प्रोसीजर, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, रिस्क असेसमेंट, परमिट टू वर्क, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपस में शेयर करें ताकि वो इफेक्टिवली मिलजुल के हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। फिर द वे दैट अ क्लाइंट मैनेज कंट्रैक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 की एरियाज। कि क्लाइंट जो होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, वो ठेकेदार या कंट्रैक्टर को किस तरह सेलेक्ट करता है, वो 3 पार्ट्स में है नीचे गिवन। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ कंट्रैक्टर, फिर है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग दी वर्क, फिर है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग दी वर्क। सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ कंट्रैक्टर, इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंट्रैक्टर में ये होता है जब भी क्लाइंट जो कंपनी का मालिक होता है कंट्रैक्टर को हायर करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस रिलेटेड या कोई और काम करवाने के लिए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें देखता है कंट्रैक्टर की। सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी देखेगा कंट्रैक्टर की, फिर रिस्क असेसमेंट, फिर क्वालिफिकेशन कितनी है, फिर ट्रेनिंग उनके पास कितनी है, कंट्रैक्टर की जो मैन पावर है उसके पास, फिर उनके पास मेंबरशिप्स हैं किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, फिर मेंटेनेंस वगैरह वो किस तरह करते हैं चीज़ों की, इक्विपमेंट को किस तरह टेस्ट करते हैं उनका रिकॉर्ड, फिर उनके जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं और जो करंट क्लाइंट्स हैं उनके बारे में
वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर एक्सीडेंट रिकॉर्ड, इंसिडेंट रिकॉर्ड, नियर मिस रिकॉर्ड, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर इन्फोर्समेंट एक्शन तो नहीं लिया गया कंट्रैक्टर के खिलाफ, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब क्लाइंट कंट्रैक्टर को सिलेक्ट करता है। फिर उसके पास एडिक्वेट रिसोर्स मीन के उसके पास बजट है काम करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब भी कंट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जाता है तो क्लाइंट देखता है। सो फिर कंट्रैक्टर की सिलेक्शन जब हो जाती है उसके बाद जो क्लाइंट है उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना है, जो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना है उसकी प्लानिंग होती है कि किस तरह काम होगा, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। इस स्टेप में इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड कंट्रैक्टर, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है क्लाइंट और कंट्रैक्टर के बारे में। जिस तरह क्लाइंट बताता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से हैजर्ड हो सकते हैं, आप काम करेंगे तो कौन कौन से हैजर्ड हो सकते हैं। फिर कंट्रैक्टर बताएगा कि मैंने जो एक्टिविटीज़ करनी है उसमें ये हैजर्ड हो सकते हैं। फिर रिस्क असेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। फिर एंड पे एक मेथड स्टेटमेंट बनती है। मेथड स्टेटमेंट क्या होती है? दी एग्रीड वे ऑफ डूइंग वर्क, मतलब जिस पे क्लाइंट और कंट्रैक्टर दोनों मुतफिक हो जाते हैं तो फिर एक स्टेटमेंट बनती है जिसे कहते हैं मेथड स्टेटमेंट। इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म होनी है ड्यूरिंग वर्क, वो सारी प्रोसीजर प्रिकॉशन सारे मेथड स्टेटमेंट में मेंशन होते हैं। सो अरेंजमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड कंट्रैक्टर इंक्लूड ensuring activities do not conflict, promote to work system to control activities, के क्लाइंट और कंट्रैक्टर ने कुछ और चीज़ें अरेंज करनी है फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। सो इंश्योरिंग एक्टिविटीज़ डू नॉट कन्फ्लिक्ट, उन्होंने इंश्योर करना है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह वर्क है टाइट है या वेल्डिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग हो रही है, हाइड्रो टेस्टिंग हो रही है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। तो उसके लिए उन्होंने क्या इंप्लीमेंट करना है? परमिट टू वर्क सिस्टम टू कंट्रोल एक्टिविटीज़। परमिट टू वर्क सिस्टम कंट्रोल एक्टिविटीज़, परमिट टू वर्क सिस्टम इंप्लीमेंट करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी अथराइज्ड बंदा होगा वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेगा, जो अनअथराइज्ड बंदा होगा वो वहाँ पे एंटर नहीं हो सकेगा। सो एंड पे जो क्लाइंट होता है वो काम को मॉनिटर करता है और मैनेज करता है। क्लाइंट मस्ट मॉनिटर द वर्क टू इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्लाइंट जो होता है वो काम को मॉनिटर करता है। द क्लाइंट कैन स्टॉप द वर्क इफ़ इट इन्वॉल्व अनसेफ प्रैक्टिसेस, अगर वो काम वहाँ पे अनसेफ उसमें प्रैक्टिस को इन्वॉल्व होगी, लोग सेफ्टी रूल फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो क्लाइंट उसी वक्त काम को स्टॉप करवा सकता है। ऑडिटिंग अगेंस्ट एग्रीड मेथड स्टेटमेंट इज गुड टेक्निक, इस मौके पे जो मेथड स्टेटमेंट बनी थी क्लाइंट और कंट्रैक्टर के बारे में उसका अगर ऑडिट करवाया जाए तो ये गुड टेक्निक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना क्वालिटी ऑफ वर्क हो रहा है, कितने हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स लोग वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सो एलिमेंट 1.3 हमारा कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं। सो ये पूरे चैप्टर की ये समरी है एलिमेंट 1 की। सो कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।